हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो इलाहाबाद कैंपस कोचिंग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन आंसर की श्रेणी में हम लोग आज जो लेके आए हैं वो मौर्यकालीन और गुप्तकालीन जो प्रशासन है, यहाँ से क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं इतिहास से। तो देर ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो ये रहा स्क्रीन पे आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, सूची को सूची से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। अब इसका सही आंसर क्या होगा? दिया हुआ है जैन धर्म, दिया हुआ है, इसके अलावा हिंदू धर्म दिया हुआ है, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म। तो इसमें पूछ रहा है कि इसका सही उत्तर क्या होगा, मिलान क्या होगा। तो बता दें आपको, जो जैन धर्म है हमारा, जैन धर्म तो ये देखिए जैन धर्म ये किससे संबंधित है? तो जैन धर्म पावापुरी से संबंधित है, ठीक है। जबकि वहीं पे हिंदू धर्म वाराणसी से संबंधित है, इस्लाम धर्म आपका मदीना से संबंधित है और ईसाई धर्म वेटिकन से संबंधित है या फिर वेटिकन सिटी से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर ए का क्या हो जाएगा? 3। तो ए का 3 किस में है? 2 में है। एक तो बी में, ए में है, दूसरा सी में है, ठीक है। बी का 4 होता है, ए का 3, बी का 4। तो इसका आपका जो सी वाला आंसर होगा, ये सी वाला आंसर सही हो जाएगा। आपका कौन सा आंसर सही होगा? सी वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली, वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? जो विश्व का पहला गणतंत्र है, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मौर्य वंश के द्वारा, मौर्य के द्वारा, नंद के द्वारा, बुद्ध के, गुप्त के द्वारा या फिर लक्ष्मी के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा वैशाली है, वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली जो राज्य था या गणराज्य था वो वैशाली था, ठीक है। ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी गणराज्य के द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? लिच्छवी गणराज्य के द्वारा स्थापित किया गया था। इसके अलावा वैशाली बुद्ध काल का, ठीक है, किसका? ये बुद्ध काल का सबसे बड़ा, बुद्ध काल का सबसे बड़ा गणराज्य था। सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली गणराज्य कौन सा था? वो था हमारा वैशाली, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपद युग के 16 महाजनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्रायः उल्लिखित मिलते हैं। निम्नलिखित में से किन किन जनपदों के नाम पाणिनि के अष्टाध्यायी में उल्लिखित हैं? तो कौन कौन से ऐसे जनपद हैं जो पाणिनि के अष्टाध्यायी में जो है उल्लिखित हैं? मगध है, अस्मक है, चेदी है, कंबोज है, ठीक है, और वत्स है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें से जो हमारा मगध है इसका भी उल्लेख किया गया था, अस्मक का भी उल्लेख किया गया था और कंबोज का भी उल्लेख किया गया था। इसके अलावा गांधार, सूरसेन, इन सब का भी उल्लेख किया गया था। तो इसका एक ए, बी और सी, ठीक है, ए, बी और सी किस में है? ए, बी और सी। तो इसका सही उत्तर ये वाला हो जाएगा, ए, बी और सी। ए, बी और सी क्या है? ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ए, बी और सी। ए वाला ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखिट में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची में निम्नलिखित में से, ठीक है, नीचे दिए गए कूट का उत्तर 16 महाजनपदों में मिलती है और नीचे दिए गए कूट का सही से उत्तर चयन कीजिए। अर्थशास्त्र, अंगुत्तर निकाय, दीघ निकाय और क्या है? भगवती सूत्र। तो जो 16 महाजनपदों के ग्रंथ में प्राचीन भारत का जो मिलता है उसका कौन सा है? तो एक तो आपका भगवती सूत्र है, दूसरा क्या है? दूसरा आपका भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय 2 में मिलता है, जबकि आपका दीघ निकाय और अर्थशास्त्र में नहीं मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 4, 2 और 4 इसका सही उत्तर होगा। क्या होगा? 2 और 4 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किरायों को, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरायों को कालक्रम के अनुसार, किरायों नहीं होगा बल्कि जो ये वंश हैं इनको कालक्रम के अनुसार रखना है, ठीक है। सभी वंशों को क्या है यहाँ पे, वंश को कालक्रम
क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, नंद वंश, शुंग वंश, मौर्य वंश या हर्यक वंश। तो वंश में देखेंगे तो सबसे पहले हर्यक वंश आता है, हर्यक वंश के बाद नंद वंश आता है, नंद वंश के बाद आपका मौर्य वंश आएगा, मौर्य वंश के बाद आपका शुंग वंश आता है। तो सबसे पहले कौन सा वंश आता है? सबसे पहले आपका आएगा हर्यक वंश। कौन सा वंश आएगा? ये हर्यक वंश सबसे पहले होगा। इसके बाद नंद वंश का कार्यकाल आएगा, नंद वंश। इसके बाद आपका आता है मौर्य वंश, और फिर आपका आता है शुंग वंश, शुंग वंश। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हर्यक वंश, नंद वंश, मौर्य वंश और शुंग वंश। ध्यान रखिएगा, 4, ठीक है, 4, 4 के बाद 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद आपका 2। तो बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा? बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। 4, 1, 3 और 2। सबसे पहले हर्यक वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर आपका शुंग वंश आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था? किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, या भगवान महावीर ने करवाया था, या धन्वंतरी ने करवाया था? तो ध्यान रखिएगा, जो भारत का प्रथम अस्पताल था, उसका अस्पताल और औषधि बाग का निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था अशोक के कार्यकाल में हुआ था। किसके कार्यकाल में हुआ था? तो वो अशोक ने किया था। इसके अलावा अशोक ने और भी सारे काम किए थे, जैसे पशुओं के मारने पर प्रतिबंध लगाया था इन्होंने। ठीक है, इसके अलावा पशुओं के मारने पर प्रतिबंध लगाया था, धर्मशालाओं का निर्माण किया था। तो ये सब किसके कार्यकाल में हुआ था? अशोक के कार्यकाल में हुआ था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? बहुलर ने, रॉबर्ट सेबेल ने, जेम्स प्रिंसप ने, कार्डिगटन ने? तो ध्यान रखिएगा, जो ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है एग्जाम में कि अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो वो थे जेम्स प्रिंसप। जेम्स प्रिंसप ने सबसे पहले अशोक के शिलालेख को पढ़े थे। और जो अशोक के शिलालेख थे, ध्यान रखिएगा, ये ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए थे। कौन सी लिपि में लिखे हुए थे? ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए थे। ठीक है, तो इस शिलालेख को पढ़ने का कार्य सबसे पहले किसने किया था? जेम्स प्रिंसप ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्जरा लघु शिलालेख। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया है, कहाँ पर स्थित है? तो गुर्जरा लघु शिलालेख कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में, या फिर मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, या फिर राजस्थान के जयपुर जिले में, बिहार के चंपारण जिले में? तो ध्यान रखिएगा, गुर्जरा शिलालेख जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है, और 2 ऐसे शिलालेख हैं, एक तो गुर्जरा है, दूसरा मास्की है। दोनों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो ये कहाँ पे स्थित है? ध्यान रखिएगा, ये हमारे मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें और अशोक के प्रमुख शिलालेखों के स्थान का वह स्थान जिसमें राज्य है। यानी कौन सा इसमें से सही सुमेलित है, पूछ रहा है कि कौन सा अशोक का शिलालेख है जो वर्तमान राज्यों में है। तो धौली दिया हुआ है ओडिशा, एरागुंडी आंध्र प्रदेश, जौगढ़ मध्य प्रदेश, कालसी कर्नाटक। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित है? उपर्युक्त युग्मों में कितने सही सुमेलित हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो हमारा धौली है ये उड़ीसा में है, बिल्कुल करेक्ट है। एरागुंडी या एरागुड्डी ये कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में है। लेकिन ये जो जौगढ़ है, जौगढ़ मध्य प्रदेश में नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, जौगढ़ जो है एमपी में नहीं है, ये उड़ीसा में है। कहाँ पे है? ये भी आपका उड़ीसा में है। ठीक है, और कालसी कर्नाटक में नहीं, बल्कि कहाँ पे है? कालसी हमारा उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? केवल एक युग्म नहीं, केवल 2 युग्म सुमेलित हैं। केवल 2 युग्म क्या है? सही सुमेलित हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन कारण। अशोक, कथन क्या कह रहा है? अशोक ने
कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कलिंग दक्षिण भारत को कलिंग जो है दक्षिण भारत को दक्षिण भारत का जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो ध्यान रखिएगा, कलिंग जब हम दक्षिण भारत जाते थे या जब उस समय जब दक्षिण भारत जाया जाता था तो कलिंग एक ऐसा राज्य था कि जो स्थलीय और समुद्री दोनों मार्गों को क्या करता था, नियंत्रित करता था। तो उसका कथन और कारण दोनों सही होगा और इसका जो है कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका सही वाला आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका सही आंसर होगा। ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? अशोक के दरबार में आए थे, हर्षवर्धन के दरबार में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे या फिर हेमू के दरबार में आए थे? तो जो मेगास्थनीज था, मेगास्थनीज ध्यान रखिएगा ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, और इसको भेजा था किसने? सेलुकस निकेटर ने भेजा था। किसने भेजा था? सेलुकस निकेटर। सेलुकस निकेटर ने भेजा था। और जो मेगास्थनीज की पुस्तक है, इसकी पुस्तक इन्होंने क्या लिखा था? इसकी पुस्तक का नाम है इंडिका। इंडिका ध्यान रखिएगा, इंडिका किसकी पुस्तक है? तो वो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान नगरपालिका प्रशासन का कौन सा कार्य, वर्तमान नगरपालिका प्रशासन का कौन सा कार्य, ठीक है, मौर्य काल से जारी है, आज भी जारी है? नाप तौल के बाटों का निरीक्षण, वस्तुओं की कीमतें निर्धारित करना या फिर जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण या फिर शिल्पकारों का संरक्षण। तो ध्यान रखिएगा, जो मौर्यकालीन प्रशासन से होता आ रहा था वो आज भी जारी है। वो कौन सा है? वो है जन्म एवं मृत्यु, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण जो है आज भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य नरेशों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने किसका विकास किया था? तो किसका विकास किया था मौर्यकालीन जो नरेश थे? तो ध्यान रखिएगा, कला, संस्कृति, कला और साहित्य का विकास हुआ था। सोने के सिक्के मौर्य काल में नहीं चलाए गए थे, तो सोने के सिक्के का विकास नहीं हुआ था। ठीक है, प्रांतीय विभाजन हुआ था इनके समय में, ये भी सही है। हिंदू कुश पर्वत तक यानी इनका साम्राज्य जो फैला हुआ था वो हिंदू कुश पर्वत तक फैला हुआ था। ठीक है, तो इसका ए, सी और डी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए, सी और डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य युगीन अधिकारी माप तौल का प्रभारी था? यानी कौन सा यहाँ पे जो मौर्य युगीन है अधिकारी है वो माप तौल से संबंधित था? ध्यान रखिएगा, पौता अध्यक्ष, पड़या अध्यक्ष, सीता अध्यक्ष, सूना अध्यक्ष। तो जो इसमें से माप तौल का अधिकारी होता था ये पौता अध्यक्ष होता था। कौन होता था? पौता अध्यक्ष होता था। जो पड़या अध्यक्ष होता था ये वाणिज्य विभाग का अधिकारी होता था। किसका अधिकारी होता था? ये वाणिज्य विभाग का अधिकारी होता था। और जो सूना अध्यक्ष था, सूना अध्यक्ष ध्यान रखिएगा ये बूचड़ खाने, क्या है? बूचड़ खाने का प्रभारी था। सूना अध्यक्ष किसका प्रभारी था? ये बूचड़ खाने का प्रभारी होता था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे? कौन कौन से न्यायालय यहाँ पे अस्तित्व में थे जो मौर्यकालीन न्यायालय थे? ठीक है, वो कौन कौन से अस्तित्व में थे? महामात्र, धर्मस्थयी, रज्जुक या कंटक शोधन। तो ध्यान रखिएगा इसमें से महामात्र नहीं था, धर्मस्थयी और कंटक शोधन दो यहाँ के न्यायालय थे, कंटक शोधन और धर्मस्थयी। जो आपका धर्मस्थयी था वो कौन सा न्यायालय था? धर्मस्थयी। ध्यान रखिएगा ये दीवानी से संबंधित था। किससे संबंधित था? दीवानी से संबंधित था। ठीक है,
जबकि आपका कंटक शोधन ये फौजदारी से संबंधित था। किससे संबंधित था? फौजदारी से संबंधित था। तो फौजदारी से, दीवानी से और फौजदारी से। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2 और 4, 2 और 4 इसका सही आंसर होगा। 2 एवं 4, ठीक है, 2 एवं 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को किसने जारी किया था? इंडो ग्रीकों ने, कुषाणों ने, शकों ने या प्रतिहारों ने? तो जो तांबे के सिक्के जारी किए गए थे जिसके द्वारा, कि कब? उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत में, तो वो किसके द्वारा किया गया था? कुषाणों के द्वारा किया गया था। किसको द्वारा किया गया था? वो कुषाणों के द्वारा जारी किया गया। इसके अलावा जो कुषाण जारी किए थे वो क्या है? सोने के सिक्के भी जारी किए थे इन्होंने, ठीक है, सोने के सिक्के भी इन्होंने क्या किया था? जारी किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक कनिष्क के दरबार में संबंधित नहीं था? कौन सा इसमें से कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था? अश्वघोष, चरक, नागार्जुन, पतंजलि। तो ध्यान रखिएगा, इसमें से जो पतंजलि महाराज हैं, पतंजलि, ठीक है, पतंजलि, तो ये क्या है? ये चरक से संबंधित नहीं थे, यानी कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे, बल्कि अश्वघोष, चरक, नागार्जुन, इसके अलावा पारस्व, ये सभी लोग क्या है? कनिष्क के दरबार से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें राजवंश दिया हुआ है और सिक्के धातु दिए हुए हैं। कुषाण स्वर्ण एवं ताम्रपत्र, गुप्त स्वर्ण एवं रजत, सातवाहन स्वर्ण, कलचुरी वंश का रजत, स्वर्ण, रजत और ताम्र। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो हमारा सातवाहन दिया हुआ है, सातवाहन ये स्वर्ण के सिक्के नहीं चलाए थे। सातवाहन वंश में स्वर्ण का सिक्का नहीं चलाया गया था, बल्कि क्या है, यहाँ पे रजत, चांदी एवं शीशे के सिक्के चलाए गए थे। सातवाहन काल में चांदी और शीशे के सिक्के चलाए गए थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, या कालक्रम के अनुसार इसको रखना है। तो सबसे पहले जो आक्रमण हुआ था यूनानियों ने किया था, फिर शकों ने किया था, फिर कुषाण वंश, ठीक है। तो इसका सही क्या हो जाएगा? यूनानी, शक और कुषाण, यूनानी, शक और कुषाण, ठीक है। 326 ईसा पूर्व के आसपास यूनानी का होता, और शक का क्या है कि प्रथम जो शताब्दी थी उसके आसपास हुआ था इन्होंने इनका, और जो कुषाण वंश थे ये पहली शताब्दी के आसपास हुआ था। तो इनका दोनों का। अगला क्वेश्चन है, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? वायु पुराण में, विष्णु पुराण में, मत्स्य पुराण में या उपयुक्त में से किसी में नहीं? तो ध्यान रखिएगा, जो आंध्र सातवाहन राजा हैं इनमें सबसे लंबी सूची किस में मिलती है? मत्स्य पुराण में मिलती है। किस में मिलती है? मत्स्य पुराण में मिलती है। इसमें कुल 31 राजाओं का उल्लेख है, 31 राजाओं का, 31 राजाओं का उल्लेख मिलता है किसमें? मत्स्य पुराण में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजवंश दिया हुआ है और राजधानी दी हुई है। राजवंश और राजधानी, किसकी राजधानी क्या है? तो ध्यान रखिएगा, जो शुंग वंश है, शुंग वंश की राजधानी क्या है? पाटलिपुत्र है। सातवाहन वंश की राजधानी पैठन है, ठीक है। जबकि वहीं पे शुंग वंश हो गया क्या आपका? पाटलिपुत्र, और सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ पे हो गई? सातवाहन वंश की पैठन हो गई। कदम वंश की राजधानी कहाँ थी? तो वनवासी। और चंदेल की राजधानी कहाँ पे है? तो महोबा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 3 2 1, 4 3 2 1 इसका क्या होगा? सही आंसर होगा, 4 3 2 1। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें से
जिसमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। ठीक है, अब इनमें अभिकथन क्या है हमारा, सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृतिक व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ है। कारण क्या कह रहा है, सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया है। तो जो सातवाहन, इसका क्या सही होगा, कथन कारण दोनों सही हैं, तथा जो हमारा कारण है, ठीक है, कारण वो कथन का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। तो इसका ए वाला आंसर क्या होगा, सही हो जाएगा। ए वाला आंसर इसका क्या होगा, सही हो जाएगा। इसका ये सही स्पष्टीकरण कर रहा है। अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ दिया हुआ है सुमेलित करना है, इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अभिलेख दिया हुआ है और शासक दिया हुआ है। नासिक अभिलेख, ठीक है, तो ये क्या है, गौतमी का है। हाथी गुम्फा अभिलेख ये खारवेल का है। भीतरी अभिलेख ध्यान रखिएगा, ये पुलकेशन द्वितीय का नहीं है, यही आपका सही सुमेलित नहीं है। जो हमारा भीतरी अभिलेख है ये किसका है, भीतरी अभिलेख ध्यान रखिएगा, ये स्कंदगुप्त का है। किसका है, स्कंदगुप्त का है भीतरी अभिलेख। ठीक है, तो ये आपका सुमेलित नहीं है। और जो आपका गिरनार अभिलेख है या जूनागढ़ का अभिलेख है, ये रुद्रदामन से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की है। ठीक है, तो वो कौन शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या श्रीगुप्त। ध्यान रखिएगा, जो परम भागवत की उपाधि जिसने धारण की है वो है समुद्रगुप्त। किसने उपाधि धारण की थी, समुद्रगुप्त ने उपाधि धारण की थी। किसकी, परम भागवत की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है, जहांगीर का, शाहजहां का, औरंगजेब का या फिर दारा शिकोह का। तो ध्यान रखिएगा, इस पे किसका लेख मिलता है, जहांगीर का मिलता है। किसका मिलता है, जहांगीर का मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। भीतरी स्तंभलेख, इलाहाबाद स्तंभलेख, मंदसौर स्तंभलेख या फिर उदयगिरी स्तंभलेख। कौन से स्तंभलेख से ज्ञात होता है कि जो हमारा स्कंदगुप्त है वो हूणों से पराजित हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, ये भीतरी स्तंभलेख से पता चलता है हमको कि जो हमारा ये स्कंदगुप्त है ये किससे पराजित हुआ है, हूणों से पराजित हुआ है। भीतरी अभिलेख की बात करें तो ये कहाँ पे है, ये अपने उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, भीतरी स्तंभलेख कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए वाला इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। तो जो फाहियान था किसके शासनकाल में भारत की यात्रा किया था, तो ध्यान रखिएगा वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा किया था। किसके शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा फाहियान ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कुमारगुप्त मंदसौर अभिलेख, कुमारगुप्त मंदसौर अभिलेख, और दूसरा है पतिक तक्षशिला अभिलेख, और प्रभावी गुप्ता उदयगिरी का गुहा अभिलेख, समुद्रगुप्त एरड़ का अभिलेख। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो प्रभावी गुप्ता हैं, प्रभावी गुप्ता, तो ये सुमेलित नहीं है। जो उदयगिरी गुहा अभिलेख है ये किससे संबंधित है, ठीक है, तो उदयगिरी गुहा अभिलेख ध्यान रखिएगा किससे संबंधित है, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। किससे संबंधित है, चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित कौन सा है हमारा, उदयगिरी का गुहा अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है, धन्वंतरी से, भास्कराचार्य से, चरक से या फिर सुश्रुत से। तो ध्यान रखिएगा, जो भास्कराचार्य हैं ये खगोलज्ञ और गणितज्ञ हैं। ठीक है, तो इनका संबंध किससे, आयुर्वेद से नहीं है। ये क्या है, ये एक गणितज्ञ हैं।
खगोल वैज्ञानिक और गणित विज्ञान, तो भास्कराचार्य का संबंध किससे? आयुर्वेद से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? ठीक है, तो ये किसने बताया था कि पृथ्वी अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है पृथ्वी पे? ठीक है, तो आर्यभट्ट ने बताया था, भास्कराचार्य ने बताया था, ब्रह्मगुप्त ने, ब्राह्मण ने, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक लोगों ने बताया था? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ये भी बहुत बड़े गणितज्ञ थे। तो इसी के साथ इस हम लोग समाप्ति की ओर बढ़े हैं। ठीक है, अब हम लोग अगली क्लास में तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।